नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जो शेयर मार्केट में फॉल हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है और जानने की कोशिश करेंगे कि जो निफ्टी और स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्सेस में इतनी जो गिरावट हुई है, वो क्यों हुई है और इन स्टॉक्स में या इन इंडेक्स में अभी तक हमें कितनी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किन कारणों से हमें स्टॉक मार्केट में और जो एफएफआई है उनके द्वारा हमें इतनी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी के टेक्निकल्स पर, बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स पर कि हमें फ्यूचर में जो निफ्टी हुआ और बैंक निफ्टी हुआ, वो हमें किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की और उससे हम समझेंगे कि फ्यूचर में हमें किस तरह के रिटर्न मिल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमें मार्केट में अभी तक फॉल देखने को मिला, उसमें जो फॉल देखने को मिला कि पिछले 4 महीनों में जो निफ्टी हुआ उसमें हमें 12% का क्रैश दिखाई देता है और जो निफ्टी और सेंसेक्स हुआ, जो ब्रॉड इंडाइसेस हुए, जो इंडिया की सबसे लार्ज कंपनियों के इंडाइसेस हैं, उनमें हमें करीब 12% की गिरावट देखने को मिली। जबकि जो मिड कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उनमें हमें थोड़ी कम गिरावट देखने को मिलती है, बट लार्ज कैप में हमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जैसे जो लार्ज कैप का इंडेक्स है, उसमें हमें करीब 13% के करीब गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि जो मिड कैप के स्टॉक्स थे, उसका जो वैल्यूएशन था काफ़ी हाई हो चुका था। इस वजह से जो मिड कैप इंडेक्स है, उसमें हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जबकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स था, उसका जो पी रेशियो था, वो मिड कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। तो इस वजह से जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उसमें हमें करीब सिर्फ 9.87% की ही गिरावट देखने को मिली। तो जो मार्केट है उसमें अभी हमको फॉल देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा प्रेडिक्ट हो सकता है कि जो मार्केट है उसमें अभी 3-4% का और क्रैश हो सकता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी इतना ही क्रैश देखने को हमें मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो सेंसेक्स हुआ, सेंसेक्स में भी हमें करीब 10,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। तो जैसे सेंसेक्स हुआ उसमें जो उसका जो 52 वीक हाई था वो 85,978 था। उसके बाद हमें इसमें करीब 10,000 पॉइंट का एक तरह से फॉल देखने को मिला है। तो 10,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, जिससे जो सेंसेक्स है उसमें हमें 12% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो सेंसेक्स है वो अपने 2.5 साल के जो वैल्यूएशन है उसको हिट कर चुका है। तो जो सेंसेक्स और निफ्टी है दोनों में ही हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद बात करें निफ्टी की, तो जैसे आप निफ्टी को देख सकते हैं, जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो 52 वीक हाई के हैं या ऑल टाइम हाई के हैं, उसमें हमें करीब अभी तक 12% के करीब की हमको गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो अक्टूबर के महीने यानी सितंबर में जो हाई बनाया था निफ्टी ने, उसके बाद से निफ्टी में हमें लगातार फॉल देखने को मिल रहा है और जो इंडेक्स है वो 12% करीब नीचे आ गया है और पिछले 6 महीनों में जो इंडेक्स ने रिटर्न दिया है वो 5.5% के करीब है, जो निगेटिव में है। उसके बाद बात करें अगली इंडेक्स की, अगला जो इंडेक्स है वो है मिड कैप इंडेक्स। तो मिड कैप इंडेक्स हुआ जो बीएससी का, उसका जो हाई है, उधर से अभी हमें पिछले 4 महीने से उसमें करीब हमें 14% का फॉल दिख चुका है। उसके बाद बात करें अगले इंडेक्स की, अगला जो इंडेक्स है वो है बीएससी स्मॉल कैप। बीएससी के स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमें करीब 13% की गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो हाई है, जो 52 वीक हाई है, उससे करीब हमें एक तरह से 13% की गिरावट देखने को मिलती है। तो हमें जो स्मॉल कैप हुए, मिड कैप इंडेक्सेस हुए, तो उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और गिरावट के पीछे जो मेन कारण है, उसका जो मेन कारण है कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छे नहीं आना, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इस तरह के जो कारण होते हैं, इस तरह के सारे कारण इस गिरावट के पीछे हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो अगला जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स इंडेक्स। सेंसेक्स के इंडेक्स में भी हमें करीब 10,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। तो आप अभी देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स का इंडेक्स है उसमें हमें करीब 10,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है वो 86,000 के करीब है, जहां से स्टॉक हमें 76,000 पर आते हुए दिखाई दे चुका है। तो इसमें हमें करीब 10,000 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है सेंसेक्स में। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स है वो हमें 76,000 के लेवल पर देखने को मिल चुका है और इसका वैल्यूएशन भी पिछले 2.5 साल के करीब आ चुका है। तो वैल्यूएशन भी काफी कम हो चुका है सेंसेक्स का। उसके बाद बात करें कि जो एफएफआई द्वारा सेलिंग की गई है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके द्वारा पिछले 4 महीनों में लगातार गिरावट हो रही हो रही है और उनके द्वारा जो सेलिंग की जा रही है उसकी वजह से मार्केट हमें नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आप
अक्टूबर का डेटा देख सकते हैं। अक्टूबर के डेटा में जो एफएफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए की इसमें बिकवाली की गई थी इक्विटी में, और इक्विटी में शेयर ऑफलोड किए गए थे। नवंबर के दौरान भी करीब इतने ही जो अमाउंट है, इतने ही अमाउंट के जो इक्विटी शेयर है उनको ऑफलोड किया गया था। दिसंबर में हमें थोड़ी बिकवाली कम दिखती है, क्योंकि जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे, कुछ कंपनियों के इम्प्रेसिव रिजल्ट आए थे, तो उसको लेकर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। बट उसके बाद हमें रिजल्ट काफी नेगेटिव देखने को मिले। तो जो जनवरी का महीना है उसमें हमें 2 लाख करोड़ तक की अभी तक जो है सेलिंग देखने को मिल चुकी है, और ये जो गिरावट है ये आगे भी जारी रह सकती है। तो अभी हमें मार्केट में देखना होगा कि हमें जो ब्रॉड इंडाइसेस हुए, जैसे निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, उनमें तो काफी गिरावट हो चुकी है। बट जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है उनमें हमें अभी 5 से 10% का और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी हमें गिरावट देखने को बाकी है, और इसमें अभी गिरावट होगी। उसके बाद बात करें 2024 के डेटा की भी, तो 2024 का जो डेटा है, जो सितंबर 2023 से जब से सेलिंग चालू की है एफएफआई ने, उसके बाद से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही। तो आप सितंबर का डेटा देख सकते हैं, अक्टूबर का देख सकते हैं, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। तो आप देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने 7 महीने तक लगातार सेलिंग की, जिस वजह से जो मार्केट है हमें डाउन साइड जाते हुए दिखाई दिया, और उसके बाद उन्होंने खरीदारी की। क्योंकि जो क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आए थे, उसके बाद उन्होंने खरीदारी की, जिसकी वजह से हमें मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन 2023 और 24 में इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग की गई थी, जिससे इंडेक्सेस बहुत नीचे आ गए हैं। फिर से हमें उसी तरह की सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और हमें अभी 4 महीने तो हम देख चुके हैं, तो 4 महीने में हमें काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल चुकी है, और हमें 1-2 महीने अभी और ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लेके यूएस फिर से वापस जा रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और जो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है उनमें भी कटौती इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, जिस वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इंडिया छोड़ के अपने देश यानी यूएस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप इंडाइसेस वाइज भी डेटा देख सकते हैं कि जैसे जो रियलिटी इंडेक्स हुआ, सबसे ज्यादा फॉल होने वाला इंडेक्स है, उसमें हमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, करीब 16% के करीब। जबकि जो मीडिया इंडेक्स हुआ उसमें हमें करीब 12% की गिरावट देखने को मिली, और जो जनरल इंश्योरेंस के स्टॉक्स हुए उनमें हमें 10% की गिरावट देखने को मिली, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुए उसमें हमें 9% की गिरावट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हर सेक्टर में हमको गिरावट देखने को मिलती है। आईटी सेक्टर से लेके होटल सेक्टर, हार्डवेयर सेक्टर, सारे सेक्टर्स में हमें गिरावट देखने को मिलती है। आईटी सेक्टर में हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट आए हैं काफी अच्छे आए थे, तो हमें आईटी सेक्टर में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती, बस हमें 4% की गिरावट देखने को ही मिलती है। और ये गिरावट जो है ये ज्यादातर जो मिड कैप रेंज के जो स्टॉक है उनके रिजल्ट काफी खराब आए हैं, तो उनमें देखने को मिलती है, और एचसीएल टेक हुए उस वजह से। बाकी जो कंपनियों के रिजल्ट आए हैं काफी इम्प्रेसिव रिजल्ट आए हैं, तो उस वजह से जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है हमें उनमें तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं कि जो गोल्डमैन सैच है उसने जो एनालाइज किया है मार्केट को लेकर, तो उसने जो एनालाइज किया है कि मार्केट में 2025 में हमें करीब 30% का करेक्शन दिख सकता है। करेक्शन इसलिए दिख सकता है क्योंकि जो यूएस का मार्केट है उस पर भी काफी ज्यादा डाइवर्स इफेक्ट पड़ सकता है ट्रम्प की पॉलिसीज का, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट में भी हमें 30 से 35% का फॉल देखने को मिल सकता है इस ईयर। तो अगर यूएस में फॉल होता है तो बाकी की मार्केटों पे भी उसका असर पड़ता है, जैसे एशिया हुआ, यूरोप हुआ, तो इन सारी मार्केट पर जो इमर्जिंग मार्केट होती हैं उन पर भी यूएस मार्केट का काफी ज्यादा असर होता है, तो इन बाजारों में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो करेक्शन है हमें 2025 में काफी अच्छा करेक्शन दिख सकता है निफ्टी या सेंसेक्स या एशिया की मार्केट हुई, क्योंकि जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो काफी हिट कर सकती हैं जो ग्लोबल मार्केट्स हुई उनको। तो हमें एक तरह से निफ्टी में करेक्शन होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि निफ्टी के वैल्यूएशन भी ज्यादा हो गए हैं, और इंटरेस्ट रेट में भी इतनी ज्यादा कटौती नहीं की जा रही है। उसके बाद बात करें कि जो गोल्डमैन सैच ने बोला है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, वो ट्रम्प की पॉलिसीज को लेकर वरी हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या पॉलिसीज लाता है जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर और यूएस पर पड़ेगा। तो इस तरह की जो उनकी पॉलिसीज हैं वो देखने वाली होंगी। अगर ट्रैफिक वो अगर राइज करते हैं तो चाइना पर इसका डाइवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और चाइना भी ट्रेड वॉर को जारी रखेगा, तो इससे जो दोनों देशों का नुकसान होगा, तो जो ग्लोबल ट्रेड है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमें जो ग्लोबल ट्रेड में अगर ग्रोथ नहीं होती है तो जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां हैं उनके
ट्रेड में भी हमें ग्रोथ होती है नहीं दिखाई देगी, तो इस तरह से जो स्टॉक मार्केट है, उस पर काफ़ी डाइवर्स इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद बात करें सेंसेक्स के वैल्यूएशन की, तो आप सेंसेक्स के वैल्यूएशन को देख सकते हैं कि सेंसेक्स की जो वैल्यूएशन है, वो 2.5 साल के लो पर पहुँच गए हैं, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा सेल हो रहा है और एफएफआई इतना ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं कि जो इंडेक्सेस है वो काफ़ी नीचे आते आते जा रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके द्वारा जो जनवरी के महीने में जो इक्विटी को ऑफलोड किया गया, वो 60,000 करोड़ के करीब, यानी 7 बिलियन के करीब जो इंडियन स्टॉक हैं, उनको बेचा गया जनवरी 22 तक। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है, इक्विटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चल रही है। उसके जो पीछे मेन कारण है, वो मेन कारण है कि जो स्टॉक है, उनका जो वैल्यूएशन है, वो काफ़ी हाई हो चुका है। रुपए लगातार गिरता जा रहा है, इकोनॉमी में हमें स्लो डाउन दिख रहा है, और जो कॉर्पोरेट की सेल्स आ रही है, यानी कंपनी की सेल्स के जो डेटा आ रहे हैं, उस पर भी हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और जो इक्विटीज है उसमें हमें सस्टेन सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि जो यूएस के जो इन्वेस्टर हैं, यानी एफएफआई, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट को यूएस शिफ्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में इंडिया की ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न चल रहे हैं। इस वजह से जो एफएफआई है, वो इंडिया छोड़ के यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से जो कारण हैं, जिनकी वजह से हमें इंडिया के मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है, वो है कि जो एफएफआई है, उनके द्वारा लगातार सेलिंग की जा रही है। जो इंडियन स्टॉक है, उनको लगातार ऑफलोड किया जा रहा है, और जो इंडियन स्टॉक अभी तक बेचे हैं, वो 18 बिलियन के बेच चुके हैं। तो 18 बिलियन के जो स्टॉक बेच चुके हैं जनवरी से अभी तक, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि जो इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया से बाहर जा रहा है, और इंडिया का जो मार्केट है और जो इकोनॉमी है, उसमें हमें स्लो डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, वो ये है कि जो एफवाई है, वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में मार्केट बहुत तेजी से भागा है। तो और जो स्टॉक्स हैं, उनने काफी ज्यादा 2 से 3 गुना 4 गुना तक अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए। तो ये मेन वजह भी हो सकती है कि ये एफएफआई हैं, जो अब लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सितंबर के महीने की बात करें, तो सितंबर के महीने में जो एफएफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनके पास जो इक्विटी थी, 930 बिलियन यूएस डॉलर के करीब इक्विटी थी, जो बेचते बेचते जो नवंबर का महीना है, उसमें 551 बिलियन की इक्विटी बची। तो आप देख सकते हैं कि 80 बिलियन डॉलर के करीब उन्होंने इक्विटी बेच दी है, जिसकी वजह से जो ब्रॉड एंटाइसिस हुए, उसके से पीक से हमें करीब 8.5% का फॉल देखने को मिलता है। और जो एफएफआई हुए, उनके द्वारा अभी भी हमें लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, और जो जनवरी का डेटा की बात करें, तो जनवरी में भी एफएफआई के द्वारा लगातार सेलिंग की जा रही है, और जो नवंबर का डेटा की बात करें, कि जो एफएफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 851 बिलियन डॉलर की इक्विटी शेयर थी इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें अभी हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ब्रॉड इंडाइसेस हुए, जैसे सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, वो अपने पीक से करीब करीब 10% से ज्यादा फॉल हो चुके हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक भी अपने पीक से 12 से 13% करेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमें इधर से 2-3% का और फॉल देखने को मिल सकता है। अगला जो वो कारण है, वो है कि जो एफएफआई है, वो इंडियन स्टॉक में अपना जो एलोकेशन है, उसको लगातार रिड्यूस करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एफएफआई है, वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको ऐसी जगह करना चाह रहे हैं कि जहाँ की वैल्यूएशन काफी हाई ना हो, और जहाँ पर जो वैल्यूएशन है काफी सस्ते हो। तो वो जो एफएफआई है, वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया से लेकर चाइना को तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। चौथा जो रीजन हुआ, वो रीजन हुआ कि जो इंडियन स्टॉक में एफएफआई द्वारा लगातार बिक्री कर रही है, वो इंडिया में स्टॉक्स को बेच के यूएस में लगातार निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उधर इन्वेस्टिंग से ये फायदा है, क्योंकि जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो एक स्लोगन है, मागा मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत जो अमेरिका के बिजनेसेस हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर है यूएस के, वो इंडियन के स्टॉक मार्केट में सेलिंग करके यूएस में जा रहे हैं, और यूएस के जो स्टॉक हैं, और जो लिस्टेड कंपनियां, उनमें स्टॉक को अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट अच्छी तरह से काम करती है, तो जो यूएस के बिजनेस हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अगला जो पॉइंट ये है कि जो यूएस है, यूएस एआई टेक्नोलॉजी हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी
तेजी से काम कर रहा है। उसने जो स्टार ग्रिड प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया जो 46 लाख करोड़ रुपए के करीब है। तो जो टेक्नोलॉजीज कंपनियां उसमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जो इन्वेस्टर हैं एफएफआई बोले तो वो अपना पैसा ले जाकर यूएस की कंपनी में लगा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रंप द्वारा वादे किए गए हैं उससे जो अमेरिका है उसको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अगला जो कारण है वो है कि जो पैसा है, पैसे की वैल्यू डॉलर के खिलाफ लगातार गिरती जा रही है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने भी एक्सचेंज रेट को लेकर काफी ज्यादा एफर्ट किए हैं कि पैसे में लगातार गिरावट नहीं आए। बट हमें पैसे में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस वजह से भी जो इन्वेस्टर हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंडियन मार्केट में वो कम होते हुए जा रहा है। तो और एफएफआई इस वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट को छोड़कर हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इक्विटी है उसमें हमें लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कारण थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसकी वजह से जो एफएफआई सेल कर रहे हैं स्टॉक को, उसकी वजह है कि जो रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। यूएस में जो है जो ट्रंप गवर्नमेंट आई है वो अमेरिका में अगर इतना ज्यादा फोकस करता है तो वहां की कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो इसलिए वो उधर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सेंसेक्स में हमें करीब 12% का डिक्लाइन देखने को मिल ही चुका है। और जो सेंसेक्स है वो 75,838 के पॉइंट पर आ चुका है। और उसके पीछे जो मेन कारण था, मेन कारण ये था कि जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं वो काफी अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं और जो इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं आए हैं, इस वजह से हमें जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब बात करें निफ्टी के टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं कि निफ्टी हमें 22,800 के करीब सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है। अगर इधर से निफ्टी में और ज्यादा फॉल होता है तो 22,800 के करीब निफ्टी हमें देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं इस रेंज में निफ्टी चल रहा था, इसको ब्रेक किया और नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए जो अगला सपोर्ट है वो है 22,800। अगर 22,800 का लेवल भी टूटता है तो हमें फिर 22,500 का लेवल भी निफ्टी में दिख सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 22,800 तो 22,500 के लेवल अपने दिमाग में बिठा के रखें, क्योंकि अभी निफ्टी इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अगर इस बॉक्स के नीचे या ऊपर ब्रेकआउट देख होता है तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का सेम वही हाल है कि बैंक निफ्टी इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो सपोर्ट ले रहा है वो हमें 48,000 के करीब सपोर्ट लेते हुए नजर आता है। अगर इधर से बैंक निफ्टी में फॉल होता है तो उसका जो अगला सपोर्ट है वो हमें 47,000 के करीब दिख सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमें काफी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर इधर से इसमें फॉल होता है। अगर 47,000 का भी लेवल टूटता है तो हमें जो अगला लेवल देखने को मिलेगा वो 46,000 के करीब भी देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इधर पर जो हमें है ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक लगातार नीचे जा रहे हैं। तो हमें इधर 46,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में और फॉल होता है और नेगेटिव सेंटीमेंट आते हैं और एफएफआई अपनी सेलिंग को जारी रखते हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टॉक में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करें निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की, तो आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टर वाइज निफ्टी ने जो रिटर्न दिए हैं वो रिटर्न काफी अच्छे दिए हैं और कुछ क्वार्टर्स में जो रिटर्न है वो काफी नेगेटिव दिए हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी के जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हुए, हिस्टोरिकल रिटर्न में आप देख सकते हैं कि 2024 में जो एनुअली रिटर्न दिया निफ्टी ने, एक साल में जो रिटर्न दिया वो 8.8% के करीब रिटर्न दिखाई दिया। जबकि जो चौथा क्वार्टर था 2024 का, यानी लास्ट के 3 महीने, उसमें जो निफ्टी ने रिटर्न दिया वो -8% के करीब नेगेटिव रिटर्न दिया दिया निफ्टी ने। उसके बाद करें 2023 में जो निफ्टी ने रिटर्न दिया वो 20% के करीब, 2022 में 4% के करीब, 2021 में 24% के करीब और 2020 में। तो इस तरह से जो आप निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न देख सकते हैं, ये पीडीएफ मैंने लिंक में प्रोवाइड करवा दी है, तो आप लिंक में क्लिक करके इस पीडीएफ को देख सकते हैं और निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं पर ईयर जो निफ्टी है उसने काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं और हर ईयर में हमको एक क्वार्टर ऐसा देखने को मिला है जिसमें हमें काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है। जैसे 2021 की बात करें तो चौथा क्वार्टर, 2020 की बात करें तो पहले क्वार्टर में हमें जो कोविड हुआ था तो 29% का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। 2019 का जो पहला क्वार्टर हुआ, तो इसी तरह जो हमें 2025 का जो पहला क्वार्टर है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथे क्वार्टर में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये काफी अच्छा मौका हो सकता है खरीदारी का। अगर इधर से और मार्केट गिरता है तो आपको काफी अच्छा मौका मिलेगा कि आप इधर से शेयर्स को बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में इस तरह का हमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जबकि 2011 में काफी ज्यादा मार्केट क्रैश हुआ था, तो इस वजह से हमें चारों क्वार्टर्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और 2008 में भी जब मार्केट क्रैश हुआ था, टेक बबल बस्ट हुआ था, तो उस दौरान भी हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे और आपकी इन्वेस्टिंग जो नॉलेज है वो लगातार इंक्रीज होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।